सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hey guys, this is me, Dr. Sahil Mittal, and you are watching Mittal's Education Point. So in this video lecture, we are going to discuss about scurvy and osteogenesis imperfecta. So let's get started. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्कर्वी होती क्या है या फिर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या होता है। इसमें हम स्टार्टिंग में स्कर्वी की बात करेंगे। तो जो स्कर्वी है, आपने सुना होगा, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। अब स्कर्वी मेनली क्या होती है? डाइटरी डेफिशिएंसी होती है किसकी? विटामिन सी की। मैंने आपको बताया कि स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो अगर हमारी डाइट में विटामिन सी की कमी है तो उसकी वजह से स्कर्वी हमें देखने को मिल सकती है। अब स्कर्वी क्या होती है? अगर हमने 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने हमारी डाइट में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारी डाइट में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे कि 6 to 12 मंथ, फॉर एग्जांपल 6 to 12 मंथ, मतलब 6 से लेके 12 महीने तक लगातार हमारी डाइट में विटामिन सी कंप्लीट अमाउंट में नहीं है जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि या जो पेशेंट होता है उसे स्कर्वी देखने को मिल सकती है। इसलिए अब ये देखिए, मिनिमम मैंने क्या टाइम बताया? 6 से 12 महीने। अब 6 से 12 महीने तो चाहिए ना स्कर्वी को डेवलप होने के लिए। इसीलिए जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर स्कर्वी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इतना तो स्कर्वी को होने का ही टाइम है कि 1 साल से अगर कम हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो स्कर्वी नहीं होगी। 1 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए कि पेशेंट को स्कर्वी डेवलप हो। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या है बॉडी के अंदर? अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है तो वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता। अब हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता तो उसकी वजह से जो कोलेजन होता है उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती। अब अगर कोलेजन में क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो जो हमारा कोलेजन है वो वीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेनली क्या होता है? टाइप 1 प्रो कोलेजन मेनली पाया जाता है। स्कर्वी के अंदर जो अफेक्टेड कोलेजन होता है वो टाइप 1 प्रो कोलेजन होता है। इवन जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है उसके अंदर भी टाइप 1 कोलेजन ही जो होता है, टाइप 1 प्रो कोलेजन होता है, वही अफेक्टेड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? अगर हमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाती। हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाती तो वहां पे जो कोलेजन है उसकी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती। अब अगर कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पा रही तो जो टाइप 1 प्रो कोलेजन है वो मेनली वीक हो जाएगा। अब अगर हमारा कोलेजन है वो वीक हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? जो बोन्स है, बोन्स में वीकनिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी में जो कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि बोन्स, टीथ या फिर एक्सेट्रा, जो भी स्ट्रक्चर जहाँ पे टाइप 1 प्रो कोलेजन यूज होता है वहाँ पे क्या होता है? हैमरेज होना स्टार्ट हो जाता है। हैमरेज का मतलब क्या है? वहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर टाइप 1 प्रो कोलेजन वीक हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे उन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है स्कर्वी का, वो ब्लीडिंग गम्स होते हैं। जो हमारे गम्स होते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया टीथ और जो बोन्स होती है वहां पे क्या होता है? हैमरेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर स्कर्वी बहुत ज्यादा ही अमाउंट में कम हो जाए या फिर सीवियरली डेफिशिएंसी हो जाए हमारे विटामिन सी की। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? उसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर हेमरेजिक पैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। अब उस ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा? हमारे स्किन के ऊपर पैचेस देखने को मिलेंगे। देन साथ साथ में जॉइंट्स के अंदर इफ्यूजन डेवलप हो जाएगा और जो आईज होगी वो आपको ब्लू देखने को मिलेगी। आईज के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? ब्लू स्क्लेरा डेवलप हो जाएगा। कौन कौन से मैंने 3 बताए? सबसे पहला एक तो कॉमन ही है जो कि ब्लीडिंग गम्स। देन हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर हेमरेजिक पैचेस देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग की वजह से। जो आईज होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलता है। और जॉइंट के अंदर इफ्यूजन डेवलप हो जाता है। एक यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है और ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये होता है स्कर्ब्यूटिक रोजरी। तो स्कर्ब्यूटिक रोजरी मेनली क्या होता है? आपको पता होगा, मैंने रिकेट्स वाली जो वीडियो है उसके अंदर बताया था कि रिकेट्स के अंदर रिकेटिक रोजरी देखने को मिलती है। तो स्कर्ब्यूटिक रोजरी और रिकेटिक रोजरी में क्या डिफरेंस होता है? जो स्कर्ब्यूटिक रोजरी होती है ये भी कोस्टोकॉन्ड्रल प्रोमिनेंस के ऊपर देखने को मिलती है, पर जो स्कर्ब्यूटिक रोजरी होती है ये पेनफुल होती है, ये टेंडर होती है। और जो रिकेटिक रोजरी होती है वो टेंडर नहीं होती, वो पेनलेस होती है। साथ साथ में जो स्कर्ब्यूटिक रोजरी है ये शार्प होती है और जो रिकेटिक रोजरी होती है वो राउंड होती है, वो शार्प नहीं होती। तो हमारी 2 तरह की होती है, एक तो होती है रिकेटिक रोजरी और एक होती है स्कर्ब्यूटिक रोजरी। जो स्कर्ब्यूटिक रोजरी है ये मेनली स्कर्वी के अंदर पाई जाती है और ये टेंडर होती है, पेनफुल होती है और साथ साथ में शार्प होती है। पर जो रिकेटिक रोजरी होती है वो क्या होती है? वो शार्प नहीं होती, वो राउंड होती है और साथ साथ में पेनलेस होती है।
देन हम बात करते हैं स्कर्वी के अंदर एक्सरे के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो एक्सरे की बात करें, एक्सरे में जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है हमारा ऑस्टियोपिनिया। तो ऑस्टियोपिनिया क्या होता है? ऑस्टियोपिनिया को हम जनरल टर्म के अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ऑस्टियोपिनिया जो होता है इसके अंदर सबसे पहला हमें जो सिम्टम होता है एक्सरे के अंदर वो देखने को मिलता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या होती है? जो बोन होती है, बोन आपको क्या होती है? ब्लैक कलर की दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। एक्सरे के थ्रू देखें तो जो यहाँ पे ये देखिए, ये जो यहाँ से बोन है ये आपको क्या दिख रही है? ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ना। तो ये क्या होती है? ये मेनली हमारी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है या फिर हम ऑस्टियोपिनिया होता है। अब अगर बीच में से बोन ब्लैक कलर की दिखाई देगी तो टिप पे से क्या होगा? टिप पे से उसकी व्हाइट कलर की शाइनिंग आएगी। तो ये देखिए बीच में से तो व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, और जो इसकी साइड मार्जिन्स है, मार्जिन्स के अंदर क्या है? ये शाइनिंग है, व्हाइट कलर के शाइनिंग मार्जिन्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? जो मार्जिन शाइनिंग मार्जिन्स होते हैं उसको हम पेंसिल टिप कोर्टेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपिनिया की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? पेंसिल टिप कोर्टेक्स, जिसके अंदर क्या होता है? जो हमारे मार्जिन्स होते हैं वो मेनली व्हाइट कलर की शाइनिंग लाइंस शो करते हैं। और जो पेंसिल टिप कोर्टेक्स होता है ये मेनली डायफाइसिस और मेटाफाइसिस के ऊपर ही देखने को मिलता है। जो तीसरा साइन होता है इसके अंदर वो होता है विमबर्गर साइन। विमबर्गर साइन मेनली क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कि पेंसिल टिप कोर्टेक्स तो मेनली डायफाइसिस और मेटाफाइसिस पे देखने को मिलता है। विमबर्गर साइन वही है, जो मार्जिन है वो शाइनिंग देखने को मिलेंगे, और ये मेनली एपिफाइसियल एरिया के ऊपर देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये हमारी एपिफाइसिस एरिया है, और यहाँ पे साइड के अंदर बिल्कुल मार्जिन देखिए व्हाइट कलर के शाइन कर रहे हैं। तो ये मेनली एपिफाइसियल एरिया पे देखने को मिलते हैं। सो पेंसिल टिप कोर्टेक्स और विमबर्गर साइन में क्या डिफरेंस है कि जो पेंसिल टिप कोर्टेक्स है ये डायफाइसिस और मेटाफाइसिस पे देखने को मिलता है, जबकि जो विमबर्गर साइन है ये मेनली हमारे एपिफाइसिस पे देखने को मिलता है। देन हमारा आता है पेलिकन स्पर। सो पेलिकन स्पर मेनली क्या होता है? पेलिकन स्पर में मेनली क्या होता है? हमारा जो बोन होती है, बोन की जो बिल्कुल मार्जिन होता है या फिर जो टिप होती है वहां पे हमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ऑफ बोन दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल इसी एक्सरे के अंदर देखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में ये एक छोटी सी पार्ट एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये क्या होता है? एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ बोन दिखाई देता है मेनली, जो बोन होती है बोन की टिप के ऊपर। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम पेलिकन स्पर कह देते हैं। तो एक्सरे के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? यहाँ पे हमें ऑस्टियोपेनिया देखने को मिलता है जो कि मेनली ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। देन हमें पेंसिल टिप कोर्टेक्स ऑस्टियोपेनिया की वजह से देखने को मिलती है, जो कि मेनली डायफाइसिस और मेटाफाइसिस पे पाई जाती है। देन विमबर्गर साइन जो कि मेनली हमें एपिफाइसिस के अंदर देखने को मिलता है। होती पेंसिल टिप कोर्टेक्स है, उसके अंदर भी हमें व्हाइट लाइन देखने को मिलती है मार्जिन के ऊपर, पर ये मेनली एपिफाइसियल एरिया के ऊपर देखने को मिलती है। देन पेलिकन स्पर देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलता है बोन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है? अब इसके अंदर जो स्कर्वी होती है इसके अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब कैल्शियम वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता कहाँ पे? जो हमारा जोन होता है प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन का, एक्सरे में दिखाते हैं। जो ये हमारा जोन है प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन का, यहाँ पे क्या होता है? जो कैल्शियम होता है वो वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब कैल्शियम वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या होता है? वो आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? वैसे नॉर्मली क्या होता है? जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम वहां पे आके क्या होता है? लेवलिंग होना स्टार्ट होता है, मतलब लेवल वाइज आता है वहां पे। जैसे कि इसके अंदर देखें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो एक्यूमुलेट हो रहा है कैल्शियम। वैसे क्या होता है? नॉर्मली वहां पे लेवलिंग लगनी स्टार्ट होती है कैल्शियम की, पर इसके अंदर वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा वो। तो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे कैल्शियम एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बोन की हाइट होती है, हाइट में भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ये इसके अंदर क्या होता है? ये बोन की लेंथ को भी क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। देन हम बात करते हैं रिकेट्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि रिकेट्स के अंदर भी हमें रोजरी देखने को मिलती है, स्कर्वी में भी रोजरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ और डिफरेंस भी होते हैं। हमें जो व्हाइट लाइन होती है, ठीक है, व्हाइट लाइन रिकेट्स के अंदर भी देखने को मिलती है, स्कर्वी में भी देखने को मिलती है। बट डिफरेंस क्या होता है? जो रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स के अंदर जो हमें व्हाइट लाइन देखने को मिलती है वो मेनली हीलिंग प्रोसेस के अंदर देखने को मिलती है। मतलब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद में जो पेशेंट की रिकेट्स है वो हील हो रही है, तो उस टाइम हमें क्या होगा? जो बोन होगी, बोन के अंदर व्हाइट लाइन देखने को मिलेगी। पर स्कर्वी के अंदर जब पेशेंट की डिजीज होती है, हमने अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया, डिजीज के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होता है? व्हाइट लाइन देखने को मिलती है। व्हाइट लाइन को हमने क्या कहा है? पेंसिल टिप कोर्टेक्स। तो जो व्हाइट लाइन है स्कर्वी के अंदर तो डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, और रिकेट्स के अंदर जब पेशेंट हील कर रहा होता है उस टाइम पे हमें व्हाइट लाइन देखने को मिलती है। अब एक्सरे, मतलब एक्सरे को हम देखें व्हाइट लाइन में तो मतलब कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो व्हाइट लाइन है वो एक्सरे पे हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? स्कर्वी, हीलिंग रिकेट्स, ये तो मैं आपको बता चुका, साथ में एक्यूट ल्यूकेमिया एंड कंजेनाइटल सिफिलिस, इन सब के अंदर हमें मेनली क्या है? व्हाइट लाइन देखने को मिलेगी।
तो ये मैंने एक्सरे आपको बताया, इसके अंदर मैंने आपको विमबर्गर साइन के बारे में बता दिया, पेलिकन फ्रैक्चर के बारे में बता दिया, पेंसिल टिप कोर्टेक्स के बारे में भी बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सो अभी स्कर्वी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्कर्वी को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। स्कर्वी मेनली क्या होती है, डाइटरी डेफिशिएंसी होती है। हमारी डाइट के अंदर अगर विटामिन सी की कमी हो गई 6 से 12 महीनों तक, तो उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को स्कर्वी देखने को मिलती है। और इसी वजह से 1 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर स्कर्वी कभी भी देखने को नहीं मिलती। स्कर्वी, अब इसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से वहाँ पे क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाएगी और जो हमारा कोलेजन होता है वो वीक हो जाएगा, मेनली टाइप 1 प्रो कोलेजन। अब इसकी वजह से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर। जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है इसका, वो ब्लीडिंग गम्स होती है। जो हमारे गम्स होते हैं उनके अंदर से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर विटामिन सी की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर हेमरेजिक पैचेस देखने को मिलते हैं, जॉइंट के अंदर इफ्यूजन डेवलप हो जाता है, आईज ब्लू कलर की देखने को मिलती है जिसको हम ब्लू स्क्लेरा भी कह सकते हैं, और स्कर्बियोटिक रोजरी देखने को मिलती है जो कि पेनफुल होती है टच करने पे, और साथ साथ में शार्प होती है। जबकि जो रिकेटिक रोजरी है वो क्या होती है, पेनलेस होती है वो, और राउंड शेप की होती है। एक्सरे के अंदर हमें सबसे पहले ऑस्टियोपेनिया देखने को मिलेगा जिसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी कहते हैं। इसकी वजह से उसके जो मार्जिन होंगे वहां पे क्या होगा, व्हाइट लाइन शो होगी जिसको हम पेंसिल टिप कोर्टेक्स कहते हैं, जो कि मेनली डाइफाइसिस और मेटाफाइसिस पे देखने को मिलती है। देन विमबर्गर साइन देखने को मिलेगा जो कि मेनली एपिफाइसिस के ऊपर देखने को मिलता है, सेम व्हाइट लाइन होगी मार्जिन के ऊपर। पेलिकन स्पर देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ऑफ बोन ग्रो कर जाएगी बोन के ऊपर, और साथ साथ में वहां पे क्या है, जो बोन की लेंथ होती है उसके अंदर भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कैल्शियम होता है उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन स्कर्वी रिकेट से कैसे डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले रिकेटिक रोजरी एंड स्कर्बियोटिक रोजरी की बात करी हमने। देन यहाँ पे व्हाइट लाइन में भी क्या डिफरेंस होता है, जो रिकेट्स होती है उसके अंदर ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस जो व्हाइट लाइन होती है वो शो होती है, और स्कर्वी के अंदर ड्यूरिंग डिजीज जो व्हाइट लाइन होती है वो शो होती है। व्हाइट लाइन का अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें तो स्कर्वी, हीलिंग रिकेट्स, एक्यूट ल्यूकेमिया एंड कंजेनाइटल सिफिलिस। देन हम इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मेनली ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और स्कर्वी में मेनली एक चीज सिमिलर होती है। वहां पे भी टाइप 1 प्रो कोलेजन अफेक्टेड था, और यहाँ पे भी जो हमारा क्या होता है, टाइप 1 कोलेजन ही अफेक्टेड होता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, जो स्कर्वी है, स्कर्वी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हो रही है, उसकी वजह से जो टाइप 1 प्रो कोलेजन है वो अफेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट है, मेनली क्या है, यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से जो हमारा टाइप 1 प्रो कोलेजन है यहाँ पे अफेक्टेड है। अब इसको हम मेनली क्या कहते हैं, स्केलेटल डिस्प्लेसिया भी कहते हैं। जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है इसको हम स्केलेटल डिस्प्लेसिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे मेनली दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी होती है वो काफी ज्यादा ही हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे डाइटरी डेफिशिएंसी तो है नहीं, यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन हमारा क्या होता है, डिफेक्टिव है। अब उसकी वजह से यहाँ पे बार बार क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हीलिंग तो नॉर्मल होती है, जैसे फ्रैक्चर हुआ तो हीलिंग तो बॉडी अपने हिसाब से नॉर्मल करेगी, बट हील होती ही फिर से वापस से फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हमारे एक सिंड्रोम आता है जिसको हम कहते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। अब बैटर्ड बेबी सिंड्रोम और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो सिंड्रोम्स होते हैं ये मेनली सिमिलर होते हैं। सो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर मेनली क्या होता है, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के ऊपर एब्यूज किया जाता है, मेनली चाइल्ड को ट्रॉमा दिया जाता है या फिर एब्यूज किया जाता है, उसकी वजह से बैटर्ड बेबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम मेनली अपर लिम्ब के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो ह्यूमरस का स्पाइरल फ्रैक्चर है वो देखने को मिलता है। सो ह्यूमरस का स्पाइरल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, साथ साथ में अपर लिम्ब बोन्स के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रॉमा देखने को मिलता है। साथ साथ में जो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम होता है, यहाँ पे हमें क्या होता है, हीलिंग की डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती है। जबकि जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है, यहाँ पे हमें लोअर लिम्ब इंजरी ज्यादा देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटर्ड बेबी में सिर्फ अपर लिम्ब इंजरी देखने को मिलेगी या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में सिर्फ लोअर लिम्ब इंजरी देखने को मिलेगी। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में मोस्टली अपर लिम्ब इंजरी देखने को मिलती है, और ऑस्टियोजेनेसिस में मोस्टली लोअर लिम्ब इंजरी हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वो कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि चाइल्ड अगर टर्न भी कर रहा है बेड के ऊपर तो वहां पे क्या होता है, उसकी बोन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऐसे हम जो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम है और जो हमारा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है उसको डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है इसके अंदर जो रेट ऑफ हीलिंग होती है वो तो नॉर्मल होती है, बट फ्रैक्चर रैपिडली हो रहे होते हैं, मतलब जैसे ही हीलिंग हुई वैसे ही वापस से फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसके अंदर बॉडी हील तो सही कर रही है, बट फ्रैक्चर जो होता है वो रैपिडली हो रहे होते हैं।
साथ साथ में वही जैसा कि मैंने आपको उस कर्वे में बताया था, आईज में ब्लू स्क्लेरा या फिर सैटर्न रिंग देखने को मिल सकती है और बोइंग देखने को मिल सकती है बोन्स की। ये देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन्स की क्या देखने को मिल सकती है, बोइंग देखने को मिल सकती है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। देन हम इसके लेबोरेटरी टेस्ट की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स तो नॉर्मल होते हैं, इसके अंदर सीरम मिनरल मेनली क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट इसके अंदर एल्केलाइन फोस्फेटेज इंक्रीज हो जाता है। अब एल्केलाइन फोस्फेटेज की जो कंप्लीट डिस्कशन है मैंने मेरी रिकेट्स वाली वीडियो के अंदर की थी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, एल्केलाइन फोस्फेटेज अगर हमारा इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में हम सर्जरी वगैरह नहीं करते। एक बार एल्केलाइन फोस्फेटेज हमारा नॉर्मल हो जाता है तो हम पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो ग्रोथ प्लेट होती है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुकी होती है। सो अगर हम ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो मेन एम होता है वो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ही होता है। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, जैसे कि मेडिसिन से या फिर जो हमारी फिजियोथेरेपी होती है उससे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ठीक नहीं होती, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मेनली हम क्या करते हैं, सीक कबाब ओस्टियोटमी कर सकते हैं, या फिर इसको हम सोफिल्ड मिलर प्रोसीजर भी कहते हैं। सीक कबाब ओस्टियोटमी क्या होता है, हम बोन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर कट करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट के अंदर कट किया, देन उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रोड इंसर्ट कर देते हैं उसको एक प्रॉपर लाइन में लाने के लिए। तो इसके अंदर हम सर्जरी में क्या कर सकते हैं, सिप कबाब ओस्टियोटमी भी कर सकते हैं, या फिर जिसका मेन नेम है वो सोफिल्ड मिलर प्रोसीजर भी हम इसको कह देते हैं। सो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि टाइप 1 पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये मेनली इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जबकि जो हीलिंग होती है बॉडी की वो नॉर्मल होती है। अगर इसको हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम से डायग्नोस करें तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में हमारे अपर लिम्ब बोन्स की इंजरी ज्यादा देखने को मिलती है, ह्यूमरस का स्पाइरल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। साथ साथ में जब ये हील हो रही होती है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में लोअर लिम्ब इंजरी ज्यादा देखने को मिलती है। साथ साथ में ये कई बार इतनी सीवियर हो जाती है कि अगर हमारा पेशेंट बेड से टर्न भी कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में डैमेज हो जाएगा। देन हम बात करते हैं आईज के अंदर, एक के अंदर ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलता है, सैटर्न रिंग देखने को मिलती है। जो लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स के अंदर बोइंग देखने को मिल सकती है। साथ साथ में लेबोरेटरी टेस्ट करें तो जो एल्कलाइन फोस्फेटेज होता है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, और जो सीरम मिनरल होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो मेनली क्या होती है, नॉर्मल होती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, स्टार्टिंग जो हमारा मेन एम रहता है वो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ही रहता है, पर अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के सर्जरी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। सर्जरी में मेनली हम सीक कबाब ओस्टियोटमी मेनली करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सोफिल्ड मिलर प्रोसीजर भी कह देते हैं। सीक कबाब ओस्टियोटमी में क्या होता है, बोन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कट किया जाता है, देन उसके अंदर एक रोड को इंसर्ट कर दिया जाता है। So that's it for today's lecture. If you like this video, press the like button and share it with your friends to make them learn. Thank you.